हेलो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने जी रसायन यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि हमारी जो क्लास होती है प्रतिदिन, जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, कक्षा 10 की साइंस पढ़ रहे हैं, अपना विज्ञान पढ़ रहे हैं और एकदम सरल भाषा में, क्या कहते हैं, सरल भाषा में। सरल भाषा में कहने का मतलब यूपी बोर्ड या हिंदी एमपी बोर्ड जितने भी हैं बोर्ड की चर्चा करें तो जैसे जिसमें क्या होता है, हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या है, हिंदी मीडियम वालों के लिए अपने एकदम देसी स्वैग में पढ़ाते हैं। ठीक, जिसमें आप लोगों के जो कमेंट होते हैं उसके भी डिस्कशन होते हैं और साथ साथ में आपकी क्लासें भी चलती रहती हैं। ठीक, तो चलिए सब लोग एक बार इस सेशन से जुड़ जाएंगे और जितने लोग इस सेशन को देख रहे हैं कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने सभी ग्रुप में शेयर भी करेंगे। ठीक, और जितने नए लोग आज हमसे जुड़ रहे हैं, जिनसे आज हमारी पहले दिन मुलाकात हो रही है, वो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की बटन को जरूर प्रेस करेंगे ताकि हमारी हर वीडियो का, एक छोटी सी भी वीडियो हमने अगर बनाई है या लाइव आया है या छोटी सी वीडियो भी अपलोड की है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। ठीक, तो चलिए बिना देरी किए हुए हम अपने आते हैं टॉपिक पर कि हमें पढ़ना क्या है, हम किस पे चर्चा कर रहे हैं, किस पे नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो हाँ ठीक है, तो देखिए हम क्या देखने वाले हैं। हमने पहला चैप्टर खत्म कर दिया है इसमें, जो कि हमारा रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण था। उसमें हमने क्वेश्चन भी किए हैं, महत्वपूर्ण बिंदु भी किए थे, जिसमें छोटी छोटी परिभाषाओं को हमने देखा है, वो पिछली वाली कक्षा में है। ठीक, उसके बाद इस वाली में हमने सेकेंड चैप्टर में क्या स्टार्ट किया है, अम्ल क्षारक एवं लवण के बारे में ना, जिसे हम एसिड बोलते हैं ना, बेस बोलते हैं, साल्ट बोलते हैं, इन सब की हमने चर्चा की है सेकेंड वाले लेक्चर में। आज हमारी शायद थर्ड लेक्चर होगा, हाँ शायद थर्ड क्लास है, इसीलिए आज हम थोड़ा सा अम्ल और क्षारक से यानी क्या एसिड और बेस से क्या करेंगे, हम थोड़ा सा ऊपर उठेंगे। ठीक, उठने का प्रयास करेंगे और आप लोग एक एक पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। और प्लीज जिन लोगों को थोड़ा कम समझ में आता है, मैं समझ सकता हूँ, और आप भी मेरी को समझिए, उसमें आप भी हेल्प करिए थोड़ा। ठीक, ताकि हमें भी लगे कि हाँ मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। ठीक, इसके लिए आप लोगों की बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है और आप लोग पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ बैठिएगा, कापी कलम लेकर बैठिएगा। जो भी कुछ भी बताया जाए, जो कुछ भी बताया जाए श्याम पट पर, बोर्ड पर, उसे आप नोट डाउन जरूर करते चलिएगा, ताकि क्या होता है कि लास्ट में जब आपको रिवीजन करना का टाइम आए तो आसानी से आपको उसमें कोई दिक्कत ना हो। ठीक, तो चलिए हम अपने आते हैं टॉपिक पे। हमें आज अम्ल और क्षार, क्योंकि हमने अम्ल और क्षार के प्रकार कल पढ़ लिए थे ना, अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, इनमें हल्दी में कैसा होता है, गुड़हल में कैसा होता है, अम्ल क्षार का रंग कैसे, अम्ल क्षार मिल जाने से रंग कैसे बदल देता है ना, इन सब को हमने देख लिया था। प्याज में क्या होता है, लौंग के तेल में क्या होता है, इस सब ने हमने क्या किया है, पिछले वाली कक्षा में देखा है। ठीक, तो आज वाली कक्षा में हम क्या देखेंगे, आज वाली क्लास में हम देखने वाले हैं कि जो अम्ल होता है, क्षार होता है, इनकी रासायनिक अपक्रियाएं क्या है। अम्ल क्षार जो होते हैं उनके रासायनिक अपक्रियाओं के बारे में हम देखने वाले। जैसे आज हम क्या देखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया, क्या देखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। इसमें हम क्या देखेंगे, रासायनिक अपक्रिया में हम देखेंगे जैसे अम्ल की धातु के साथ अपक्रिया क्या है, अम्ल की जो होती है धातु के साथ अपक्रिया कैसे कराई जाती है। जैसे हमारे पास सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, इन सब को हम धातु के साथ जब अपक्रिया कराते हैं तब उसका परिणाम कैसा होता है, इन सब की हम चर्चा करेंगे। हाँ, थोड़ा लिखने में ऊपर नीचे हो जाता है, उसको थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। ठीक, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा आप लोग अपने हिसाब से। बाकी मैं कोशिश यही करता हूँ कि इसे एकदम सीधी रेखा में लिखूं, लेकिन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो ही जाता है। ठीक, हम क्या देख रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, हम इस रासायनिक अभिक्रिया में पहला जो हमारा टॉपिक इस होने वाला है, इसमें हम धातु की अम्ल के साथ अपक्रिया देखेंगे। क्या देखेंगे, धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया। ठीक, यहां तक बात समझ में आई कि हम क्या देखने वाले हैं। अरे थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, अम्ल के साथ अभिक्रिया।
या रासायनिक अपक्रिया, जो भी आप लिखना चाहो लिख सकते हैं। ठीक, क्या है, धातु की अम्ल के साथ अपक्रिया में देखेंगे। इसमें जैसे हमारे पास धातु क्या है, जैसे मान लीजिए जिंक हो गई, कापर हो गई, मैग्नीशियम हो गया ना, कोबाल्ट हो गया, कैल्शियम, पोटेशियम, ये सब क्या है, एक धातु है। ठीक, ये सब क्या है, धातु है। अम्ल की बात करें जैसे H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। इसको अगर हम क्या करते हैं, अम्ल के साथ मिला के अपक्रिया कराते हैं, तब हमें क्या मिलता है, इन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक, जैसे हमारे पास क्या है, इसमें देखेंगे कि धातु की अम्ल के साथ अपक्रिया ना, तो जैसे हमारे पास क्या है, H2SO4 अम्ल ले लेते हैं। ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। एक एक पॉइंट को एकदम छोटा सा छोटा जो पॉइंट होगा उसको भी हम बताने का प्रयास करेंगे। ठीक, ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको क्या करते हैं हम, Zn जिंक के साथ अपक्रिया कराते हैं। क्या कराते हैं, अगर जिंक के साथ हम अपक्रिया कराते हैं तब ये क्या बनता है ना। देखिए एक चीज इसमें और होगा, इसमें विस्थापन अपक्रिया होगी। विस्थापन अपक्रिया होगी, जैसे धातु के अम्ल के साथ अपक्रिया में क्या होता है, विस्थापन अपक्रिया। क्योंकि जो धातु होती है, जैसे ये जिंक है और ये क्या है हमारे पास, सल्फ्यूरिक अम्ल है। ठीक, जिंक है और सल्फ्यूरिक अम्ल है। ये देखिए H2SO4 से बना है, और ये Zn जिंक जो होती है, आपको अभी बताएंगे जस्ट कि एक कैसे विस्थापित कर देती है, जबकि हमने विस्थापन अपक्रिया में इसे देखा है। विस्थापन अपक्रिया में हमने इसको देखा एकदम बहुत करीब से, जिसमें हमने क्या पढ़ाया था कि ली के काना बाप से ना मांगा यमजी कार फ्रीज ना, नहीं तो क्या थी, शादी पीवी पोस्टपोन्ड है। ऐसे करके देखा था ना हमने, ऐसे शायद श्रेणी ऐसे ही थी। अगर एक तो इसमें मिस वाक्य हो गए होंगे तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बाकी ली के काना बाप ने, यानी लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, बेरियम, मैग्नीशियम, क्रोमियम, आयरन, निकिल ना, प्लेटिनियम, H2, इन सब को हमने देखा था। ये क्या है, सक्रियता श्रेणी है। क्या है, सक्रियता। थोड़ा सा इसको समझ लोगे, इसको थोड़ा सा समझ लोगे तब आपको समझ में आएगा कि विस्थापन अपक्रिया कैसे होती है। जबकि इसको हमने पिछली बार बताया है कक्षा में ना, विस्थापन अपक्रिया पहले चैप्टर में, पर लेकिन फिर भी मैं इसको यहाँ आपको एक बार बता दे रहा हूँ। ये क्या है, सक्रियता श्रेणी है। ठीक, इसकी हम बात करें तो इसमें क्या होता है, जो सबसे ऊपर होता है अधिक क्रियाशील होता है, जो सबसे नीचे होता है वो कम क्रियाशील होता है। वही इसमें होता है कि इसके जो सल्फ्यूरिक सांद्र विलयन होगा, तत्व जो यहाँ पर धातु होगी वो क्या करता है, उसे विस्थापित कर देता है। क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। जबकि आपके पास ये धातु कौन सी है, ये धातु है जिंक। क्या है, जिंक है। ठीक, जिंक, ये धातु आपके पास जिंक है। ये क्या कर, दिख नहीं रहा होगा, दिख रहा है, अच्छा रेड से नहीं दिख रहा है, चलिए इसको हम ब्लैक से लिखते हैं। ये क्या है, जिंक है, जिंक। अब देखिए जब इसको विस्थापित कराएंगे तब देखिए Zn क्या होगा, इसके साथ जाके क्रिया करने लगेगा SO4 के साथ, और H2 क्या करेगा, उसके स्थान से, यानी जो उसका विलयन है उसके विलयन से उसको हटा देगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस H2। ये क्या है, गैस है। ठीक, H2 क्या है, गैस है। ठीक है, गैस मुक्त करती है जब अम्ल को क्या करते हैं, धातु के साथ हम अपक्रिया कराते हैं तब। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई कि जब हम क्या कहते हैं, धातु के अम्ल के साथ अपक्रिया कराते हैं तो गैस बनती है। ठीक, जैसे H2O गैस का हमने इसमें से क्या किया, मुक्त किया है। ठीक, तो पहला समीकरण हमारा ये है कि H2SO4 प्लस जिंक। कहीं एक चीज ये भी डाउट रहता है बच्चों के मन में, ये जो इधर लिखा है इधर भी लिखा जा सकता है, यानी जो धातु है उसको हम पहले भी लिख सकते हैं, और जो सांद्र है विलयन को हम यहाँ भी लिख सकते हैं सेकंड नंबर पे। अभिकारक में आगे पीछे हो सकती है। ठीक, तो यहाँ तक बात समझ में आई कि सल्फ्यूरिक अम्ल से कैसे जिंक सल्फेट बना। ये जिंक सल्फेट है, ZnSO4 क्या है, जिंक सल्फेट है, और H2 गैस तो आपको पता है हाइड्रोजन गैस है। ठीक, इस तरह होती है। जैसे मान लीजिए दूसरी हम बात करते हैं, ये तो पहली समीकरण था। अगर दूसरे समीकरण की बात करें, मान लीजिए हम मैग्नीशियम को HCl के साथ मिक्स करते हैं, किसको,
मैग्नीज को हम क्या करते हैं HCl के साथ, HCl भी क्या है, एक गैस है, क्या है, सॉरी एक अम्ल है। HCl जो है ये भी एक अम्ल है, इसको क्या करते हैं हम Mg के साथ अभिक्रिया कराते हैं। Mg एक धातु है, इसके साथ जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो ये जो Mg होगा इसे विस्थापित कर देगा। यहाँ Zn देखिए H2 को विस्थापित कर रहा था, वैसे जो Mg है हाइड्रोजन को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। कहेगा यहाँ से तू फुट ले, यहाँ पर मैं बैठूंगा, क्योंकि Mg जो होता है हाइड्रोजन से पहले आता है, इसके पास ताकत अधिक है। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई। तो इसको क्या करते हैं हम MgCl प्लस H2 गैस बनता है, ऐसे बनती है। ठीक, H2 गैस बनती है। ठीक, यहाँ पर देखिए H2 HCl Mg प्लस H2 गैस बनती है। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई कि MgCl2 होगा, HCl प्लस MgCl2 प्लस H2 गैस है, यहाँ Cl2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई। यहाँ तक बात समझ में आई कि ये जो अभिक्रिया है HCl के साथ जो हम कराते हैं, जो HCl के साथ हम कराते हैं वो क्या करती है MgCl2 को। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई। आगे चलें, H2O गैस बनती है। चलिए देखिए, हमने इसमें का दो उदाहरण देख लिया कि धातु के अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होता है। जो धातु विलयन होता है अम्ल का, उसको क्या करती है, धातु विस्थापित कर देती है। अगर ये मान लीजिए धातु से जो हाइड्रोजन के बाद जैसे कॉपर आता है ना, ये क्या करे, अगर ये ऐसे मिल जाए तो ये हाइड्रोजन को नहीं विस्थापित कर पाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर गैस वाली ही विस्थापित करेगा। ठीक, जो धातु होगी हाइड्रोजन के ऊपर वाली धातु ही हाइड्रोजन को विस्थापित करेगी। अगर हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर रही है, उससे कम क्रियाशील है, तो इसका मतलब कि यहाँ कोई अभिक्रिया नहीं होगी। ठीक, चलिए मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको अच्छे से समझ लिए होंगे। ठीक, नोट डाउन करिए इसको, फिर हटाएं, फिर अगले देखते हैं हमें क्या पढ़ना है अगले टर्न पे। ठीक, चलिए नोट कर लिए, हटाएं, चलिए हटा रहे हैं। ठीक, अब दूसरे में देखिए एकदम सरल भाषा में इससे इजी कुछ और हो ही नहीं सकता। ठीक, जितना बताया जाए उतना सिर्फ नोट डाउन करिए बस। चलिए अब दूसरी बात हम आती है, दूसरी बात पे हम आते हैं कि दूसरी बात हमारी क्या है कि जैसे क्या करते हैं H2O गैस की कैसे पहचान करें। जैसे इसमें जो गैस निकल रही है उसकी हम कैसे पहचान करें, गैस निकल रही है कि नहीं निकल रही ना, इसको हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपने लैब में देखा होगा, कांच की नली होती है ना, कांच की नली होती है, उसमें से क्या करते हैं गैस वैस को प्रवाहित करते हैं, हीट देते हैं, टेम्परेचर देते हैं ना। उसी तरह तो देखिए 100% श्योर है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल के ट्रेंड में। क्या पूछे जा रहे हैं, H2 गैस की पहचान कैसे करें, कैसे करें। ठीक, 100% 100 ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा चांस भी रहते हैं ऐसे क्वेश्चन पूछने के। ठीक, कि H2 गैस की पहचान हम कैसे करें। तो देखिए H2 गैस की हम पहचान करने के लिए देखिए एक बीकर लेते हैं। क्या लेते हैं, एक बीकर लेते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं H2 और SO4 को क्या करते हैं मिक्स करते हैं, या SO4 प्लस जिंक को क्या करते हैं हम मिक्स करते हैं। ठीक, क्या करते हैं, जैसे हमारे पास एक ऐसे हमने बीकर लिया है, इस बीकर को हमने ऐसे बंद कर दिया है। ठीक, और इस बीकर में क्या है H2SO4 है, H2SO4 है, और क्या है Zn जिंक भी है, Zn जिंक भी है। अब देखिए इसमें क्या, हाँ है तो बड़ा सा फिगर, लेकिन छोटे से फिगर से हम समझते हैं कि कैसे चीजें कराई जाती हैं। ठीक, देखिए इसमें एक नली डाल देते हैं, क्या कर देते हैं, एक नली डाल देते हैं, और इस नली को हम क्या करते हैं एक ऐसे बर्तन में रखते हैं, एक ऐसे बर्तन में ले जाते हैं, और एक ऐसे बर्तन में रखते हैं, एक ऐसे हम बीकर में रखते हैं जिसमें क्या होता है साबुन के पानी को रखा जाता है। साबुन पानी में क्या होता है कि बुलबुला टाइप से निकलता है, जैसे गैस उसमें जाती है वैसे बुलबुले टाइप से निकलते हैं। तब हमें पता चल जाता है कि इसमें कोई गैस है जो उबाल मार रही है। ठीक, क्या है, जो कुछ है कि इसमें उबाल मार रही है।
ठीक, तो देखिए ऐसे मान लीजिए हमने एक बर्तन यहाँ लिया है, ऐसे एक पॉट यहाँ ले लेते हैं ऐसे। ठीक, इसमें क्या किया है हमने, जल को रखा है, साबुन के पानी को, किसको रखा है, साबुन का पानी है। यहां तक बात समझ में आई भैया? थोड़ा पेशेंस रखोगे आप लोग, थोड़ा सा भी अगर आप लोग पेशेंस रखोगे तो बहुत आराम से हर चीज समझ में आएगी। बस आप थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा बस। ठीक, तो जैसे साबुन का पानी किसमें है, इसमें है। अब देखिए, अब जैसे यहाँ पर H2SO4 और Zn जिंक के साथ जब अपक्रिया कराए थे हम, तो क्या हो रहा था, उसमें गैस निकल रही थी। जैसे अभी हमने देखा था ना कि क्या था, हाँ H2SO4 प्लस Zn ऐसे था ना, इसके साथ जब क्रिया कराए थे क्या हो रहा था, ZnSO4 प्लस H2 गैस मुक्त हो रही थी ना। ऊपर लाइन जाने का मतलब है गैस निकल रही है, ऊपर जाने का मतलब है गैस निकल रही है। अब देखिए, जैसे इसमें हमने इसको क्रिया कराया तो यहाँ पर क्या हुई, H2 गैस इस नली से निकलना प्रारंभ हो गई। कौन सी गैस, H2 गैस। अब जब H2 गैस ऐसे निकलना शुरू हुई, ऐसे, ठीक, जब ऐसे निकलते निकलते यहाँ आ गई इस वाले बीकर में, जिसमें साबुन का पानी था। ये क्या है, बर्तन है, और बर्तन में हमने क्या किया है, बर्तन में हमने क्या, सॉरी इसको ऐसे कट करिए, हाँ ये बर्तन है, और बर्तन में हमने साबुन का पानी रखा है। अब जैसे इसमें आएगा, ये नली जैसे इसमें आई, कैसे पता चलेगा कि हमें क्या हो रहा है, H2 गैस आ रही है। तो यहाँ पर इस जो टाइप बूंदी टाइप आ रही है, H2 गैस है। क्या है, H2 गैस। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई कि H2 गैस क्या है। अब देखिए, यहीं पर हम एक मोमबत्ती ला के रखते हैं। क्या ला के रखते हैं, मोमबत्ती। मोमबत्ती को जैसे हम यहाँ रखते हैं, इसमें ऐसे ज्वाला निकलती है। ठीक, अब जैसे मोमबत्ती को इसके पास रखेंगे, जैसे इसके पास रखेंगे तो ये क्या होगी, गैस जैसे ऊपर जाएगी। गैस ऊपर जाने का मतलब ये है कि ये जो है बार बार बुझ जाएगी। क्या करेगी, बुझ जाएगी। जलती मोमबत्ती हम रखेंगे तो फट फट की आवाज से क्या होगा, बुझ जाएगी। क्या है, जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती। ठीक, अब देखिए, जब जलती हुई मोमबत्ती इसके सामने रखा गया तो पता चला प्रयोगों में कि ये जो इसमें से गैस निकलती है वो इसको बुझा देती है। फट फट की ध्वनि के साथ मोमबत्ती क्या होती है, बुझ जाती है। क्या होती है, यहाँ पर रखा गया तो फट फट की ध्वनि से जलना बंद हो गई। ठीक, यानी फट फट की आवाज हुई और मोमबत्ती क्या हुआ, जलना बंद हो गया। और जलना बंद होने का मतलब है कि जैसे इसमें आया, जैसे आग इसमें पहुंची पानी में, साबुन के पानी में, इसमें जैसे निकली, क्योंकि जो आग होती है वो क्या, वो ऑक्सीजन की मदद से जलती है। किसके मदद से, ऑक्सीजन की। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो आप लाख कोशिश कर लो, आग नहीं जल सकती। ऑक्सीजन जलने का मेन कारण, वजह क्या है कि ऑक्सीजन जो आग जल जाती है उसका मेन महत्वपूर्ण वजह है कि उसको जो है ऑक्सीजन मिलती है। ऑक्सीजन मिलना बंद, जैसे ऑक्सीजन के बिना आदमी नहीं जिंदा रह सकता, उसी तरह ऑक्सीजन के बिना जो है आग भी नहीं जल सकती। और ऑक्सीजन में क्या होता है, ऑक्सीजन जो H2 गैस होती है वो जल किससे बनता है, H2O से। और यहाँ पर हाइड्रोजन भी आ रही है, गैस भी आ रही है, और यहाँ जल भी मिल जा रहा है। जब दोनों मिल जा रहे हैं तो इस मोमबत्ती क्या करते हैं, बुझा देते हैं, पानी से बुझ जाती है, यानी जलना बंद हो जाती है। तब हमें पता चलता है कि मोमबत्ती यहाँ से जो है, इस जो प्रयोग हो रहा है इससे यहाँ पर H2O गैस आ रही है, यानी H2 गैस आ रही, हाइड्रोजन गैस आ रही है, यहाँ से पता चलता है। ठीक, चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस प्रयोग को समझ गए होंगे। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि H2 गैस की पहचान कैसे करें। आप फिगर के माध्यम से बताइए, चित्र के माध्यम से, प्रयोगशाला में आपसे पूछता है, प्रयोगशाला के द्वारा। तो प्रयोगशाला में आपको ऐसे ही बनाना है और ऐसे बता देना है कि हमने यहाँ ऐसे किया
तब जाके हमें ये पता चला कि इस जो नली है, जो H2SO4 का सल्फ्यूरिक अम्ल है, उसमें जैसे हमने जिंक नामक धातु डाली तो क्या हुआ, गैस बन के H2O के रूप में मुक्त हो गई। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई? अगर यहाँ तक बात समझ में आई हो प्यारे आप लोग, सब लोग इसे नोट करिए, फिर उसके बाद हम आगे बताते हैं। ठीक, चलें आगे, चलें, हटाएं इसे। अब देखते हैं हम आगे क्या हमें पढ़ना है। ठीक, हाँ नोट करो, जल्दी नोट करो, उसके बाद हम फिर देखते हैं ना कि आगे हमें क्या पढ़ना है। चलिए हटाएं, चलिए हटा रहे हैं। ठीक, H2 गैस की पहचान तो करना आ जाएगा अब सब लोगों को। अब तो आ जाना चाहिए। इससे आसान तरीका और मैं क्या ही बताऊं, इतना आसान तो तरीका है यार ना छोटे, इससे समझ सकते हो ना। चलिए अब हम देखते हैं कि क्षार जो होता है, बेस जो होता है, उसके धातु के साथ अब क्रिया कराते हैं तब क्या होता है ना। जैसे क्षार के साथ, यानी क्षार के साथ, क्षार के धातु के साथ, क्षार को या के लिखिए ना, जैसे क्षार के या की, यानी मतलब की लिख सकते हैं। क्षार की धातु के साथ, धातु के साथ अभिक्रिया। अभी तक तो हमने देखा अम्ल के साथ अपक्रिया, लेकिन अब किसके साथ देखेंगे, क्षार के साथ भी अपक्रिया। देखिए इसमें भी गैस निकलेगी भाई, गैस H2O तो निकलेगी, H2 गैस इसमें भी निकलेगी, और जो हमने अम्ल क्षार के साथ धातु की क्रिया कराई थी अम्ल के साथ, उसमें भी H2 गैस निकल रहा था, लेकिन इसमें हम क्षार को लेते हैं। ठीक, किसको लेते हैं, क्षार को लेते हैं। और देखिए यहीं पर एक महत्वपूर्ण बनता है, जो कि हमारे पास विलयन होता है, जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत से बार पूछे गए हैं, लगातार रिपीटेड क्वेश्चन आए हैं। इस वाले समीकरण से यही समीकरण सेम टू सेम ही रिपीट हुआ है। ठीक, जैसे हम क्षार की बात करें तो पहला इसमें जो उदाहरण, जैसे NaOH, इसको हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको हम क्या करते हैं, जिंक के साथ जैसे अब क्रिया करते हैं, किसके साथ, जिंक के साथ, यानी Zn के साथ, तो क्या यहाँ पर बनता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सोडियम NaOH क्या है, क्षार है। अभी तक H2SO4 क्या था, अम्ल था, लेकिन इसमें क्षार होने वाला है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ 2 था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए जिंक क्या करेगा, OH को हटाएगा कि सोडियम को हटाएगा, आप लोग बताइए। जिंक क्या करेगा, सोडियम को हटाएगा कि OH को हटाएगा, सोडियम को हटाएगा कि OH को हटाएगा। चलिए देखिए हम बताते हैं। ये जो होगा, सोडियम जो है जिंक को नहीं हटाएगा, सिर्फ यहाँ से H अकेले निकलेगा, बस H2 अकेले निकलेगा, जो कि हम पहले ही निकाल ले रहे हैं। H2 गैस मुक्त होगी, ऊपर तीर जा रही है, इसका मतलब है कि गैस निकल रही है। उसके बाद हमारे पास क्या बना, Na2 बना, क्या बचा, Na2 बचा, और ZnO2 बचा, क्या बचा, Zn बचा। ठीक, और Na2, और देखिए और क्या बचा, यहाँ पर चला गया NO2। ठीक, हाँ इतना बचा ना, और O भी बचा है, ऐसे O भी बचा है। ठीक, O भी बचा है, जिसे हम क्या कहते हैं, O2 भी बचा है। ठीक, और यहाँ H2। इस बात समझ में आई कि हमारे पास जैसे हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक के साथ अपक्रिया कराई, तो हमारे पास क्या बना, जिंक क्या बना, इसमें सोडियम जिंकेट बना। इसी हम फार्मूले की बात कर रहे थे, इसी समीकरण की बात करें, इसे क्या कहते हैं, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। ठीक, और ये क्या है, ये तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ही, इसको तो सभी को मालूम है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है। जिंक के साथ जब आप क्रिया कराएंगे सोडियम जिंकेट बनेगा, क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट, और हाइड्रोजन गैस को क्या करेगी, मुक्त करेगी। ठीक, यहां तक बात समझ में आई कि देखिए ये वाला तो 100% वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है,
आता ही आता है। सेम ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि जिंकेट सोडियम जिंकेट अम्ल के द्वारा प्राप्त होता है क्षार के साथ, बहुविकल्पीय में आपसे भी पूछ सकता है। ठीक, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक, चले हटाएं। चलिए हम अब दूसरा देखते हैं, इसको हम हटाते हैं, नोट कर लिए होंगे सब लोग। फिर देखिए अब क्या देखते हैं, अब यहीं पर एक नया ट्रेंड आता है। अभी तक तो हमने अम्ल और क्षार की रासायनिक अभिक्रिया देख रहे थे, लेकिन अब जो यहाँ से आ रहा है इसमें थोड़ा कुछ नया है, क्योंकि इसमें धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराना है। अब यहीं पर कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में आपको फर्क देखना है कि कैसे कैसे क्या होता है। ठीक, के साथ अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं। क्या है, पहला जो हमारे पास है सोडियम कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट। बाई मतलब सोडियम भी लिख लेना, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं सोडियम बाइकार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया, अम्ल के साथ अभिक्रिया। यहां से 100% क्वेश्चन यहां से भी पूछा जाता है। ठीक, यहां से भी क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड के एग्जाम में रिपीट हुए हैं, एक बार नहीं, 2-2, 3-3 बार रिपीट हुए हैं कि धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया कैसे कराते हैं। ठीक, तो इसमें आपको एक सिंपल सा फंडा याद रखना है, बहुत सिंपल सा है कि पहले क्या होगा, धातु कार्बोनेट होगा। ठीक, धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट, दो में एक हो सकते हैं, धातु कार्बोनेट होगा या धातु बाइकार्बोनेट होगा। प्लस में धातु होगा, ठीक, जो उसमें मिलाया जाएगा, जो उस घोल में मिलाया जाएगा वो धातु होगी। फिर उसके बाद जो अभिक्रिया करेगी, जो अभिक्रिया करने के बाद हमें लवण जल प्लस O2 मिलेंगे। इतना ध्यान रखिएगा कि देखिए इसमें क्या करना है, जो फार्मूले पे जिसपे प्रयोग किए गए थे, जिसपे सिस्टम रखा गया था, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। ठीक, जैसे आपको सोडियम मिलेगा, यहाँ पर ऐसे डबल लाइन कर लेना कि दिख रहा है यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट या ऐसे, मतलब स्लेश लगाने का मतलब है कि दो में एक होंगे, या बाइकार्बोनेट प्लस अम्ल। भाई जिसके साथ अभिक्रिया कराना है उसको तो लिखना पड़ेगा, उसको तो लिखना पड़ेगा। अम्ल प्लस, जब ये अभिक्रिया होगी, थोड़ा सा हम इसको हटा रहे हैं, तब हमें क्या प्राप्त होगा, एक लवण प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, लवण, साल्ट जिसे बोलते हैं, प्लस H2 मिलेगा, प्लस CO2 मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मिलेगी, लवण भी मिलेगा और H2 मिलेगा। ये बात समझ में आई कि हमें सोडियम बाइकार्बोनेट तथा सोडियम कार्बोनेट के साथ अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने के लिए हमें किस फार्मूले पे रखना होगा। ये समझ लीजिए फार्मूला ही है, ये समझ लीजिए आप लोग एक तरफ से कि फार्मूला ही है जिसपे हमें क्या है, इसको रखना है। इसको सिर्फ जो समीकरण दिया जाए इसी पे रख देना है, बस आराम से आ जाएगा। और हम आपको बता भी रहे हैं कि कैसे रखना है, यूज भी कैसे करना है। आपको ज्यादा परेशानी उठाने की कोई दिक्कत नहीं, हम एक एक स्टेप इतनी सरल भाषा में बताएंगे कि पक्का है आपके दिमाग से उतरेगा ही नहीं, आपके दिमाग से हटेगा ही नहीं। इस बात की आप चिंता मत करिए। ठीक, इस बात की चिंता मत करिए। ठीक, चलिए जैसे हम पहले कार्बोनेट की ही बात कर लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, MgCO3 है। क्या है, MgCO3 को किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे, जैसे हमारे पास H2SO4 अम्ल ही है, H2SO4 अम्ल ही है, सभी को पता है। हम इसी के साथ अभिक्रिया कराएंगे, MgCO3 प्लस H2SO4 को क्या करेंगे, अभिक्रिया कराएंगे। ठीक, अब देखिए, अब अभिक्रिया जब हम कराएंगे, सोडियम कार्बोनेट की बात कर रहे हैं और ये H2SO4 क्या है, अम्ल है। क्या है, H2SO4 अम्ल है। अब देखिए यहाँ पर H2 बन रहा है और CO2 बन रहा है।
H2 बन रहा है, CO2 बन रहा है और लवण भी बन रहा है। तो पहले हम इसको देखेंगे कि H2 कहाँ बन रहा है। देखिए जैसे यहाँ पर H2 है ना, H2 यहाँ पर है ना, H2 होगा कि जल होगा, जल होगा कि H2 होगा, जल होगा कि H2। ठीक, यहाँ पर H2O कर दीजिएगा, H2O कर दीजिए या यहाँ जल लिख लीजिए ऐसे। इसके लिए थोड़ा हम क्षमा चाहते हैं, हमने H2 लिख दिया था, यहाँ H2O लिख लीजिए या जल लिख लीजिए। ठीक, दोनों एक ही बात है। तो पहले हम इसमें जल देखेंगे। जल कहाँ कहाँ है, देखिए एक H2 यहाँ पर है 2 और एक ऑक्सीजन यहाँ से ले लेते हैं इसके पास। ठीक, देखिए बात समझिए, इसको थोड़ा हम हटा रहे हैं, ऐसे बात समझिए आप कि यहाँ पर H2SO4 है और MgCO3 है। ठीक, इसको जब हम अपक्रिया कराएंगे अम्ल के साथ, इस सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, तो क्या होगा, लवण प्राप्त होगा, जल प्राप्त होगा और CO2 गैस प्राप्त होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगी, H2O जल मिलेगा और लवण मिलेगा। तो सबसे पहले हम जल को निकाल लेते हैं इसमें से। इसमें से क्या करेंगे, हम जल को बाहर निकाल लेते हैं। जल को बाहर निकालने के लिए हम इस H2 को लेंगे और ये का ऑक्सीजन यहाँ से भी लेंगे, तब हमारे पास क्या बन जाएगा, H2O। ठीक, हमने जल को निकाल लिया बड़ी आसानी से। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, शेयर तो जरूर करिए। आप लोग वीडियो देखते हो पर शेयर नहीं करते हो ना। हमारी वीडियो पे व्यूज आते हैं पर लाइक शेयर सब्सक्राइब कम है। सब्सक्राइब को आप बढ़ाइए, जितना ज़्यादा हो सके अपने ग्रुपों में शेयर करिए। ठीक, क्योंकि आसान भाषा में अगर सीखना है तो भाई अगर इससे कोई और आसान भाषा हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम उस भाषा को में पढ़ाएंगे, चाहे वो फ्रेंच हो, स्पेनिश हो, इंग्लिश मीडियम, जिस मीडियम से आपको अच्छा लगे। इससे सरल भाषा अगर हिंदी मीडियम में कोई हो तो। ठीक, चलिए देखिए हमने H2 यहाँ से ले लिया और एक ऑक्सीजन यहाँ पर निकल गया। ठीक, यहाँ पर अब क्या है हमारे पास, CO2 की बात करें तो यहाँ देखिए कार्बन और ऑक्सीजन और यहाँ पर 2 बचा ना, 3 थे एक चले गए, तो यहाँ 2 ऑक्सीजन बचा। तो यहाँ पर क्या बना हमारे पास, CO2 भी बन गया। CO2 गया ना भाई, CO2 एक 3, यहाँ से जो ऑक्सीजन था जब H2 के पास चला गया तो क्या बचा, यहाँ पर CO2 बचा। अब देखिए CO2 के बाद अब देखिए अंदर क्या बचा, Mg बचा और SO4 बचा। क्या बचा, Mg SO4। ये क्या है, लवण है, ये लवण है और ये जल है और ये तो आपको CO2 गैस पता ही है। ठीक, गैस है, नहीं तो भैंस समझ लो। ठीक, ये गैस है। इस तरह हम इसका निरूपण करते हैं, मतलब इस तरह अगर दे दिया जाए सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट को तो हम ऐसे निकाल लेंगे। ठीक, बहुत ही आसानी से। यहाँ तक बात समझ में है, किसी कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। एनीवन, सभी को किसी कोई दिक्कत। O2 गैस हमने निकाल दी। ठीक, हाँ आज बहुत से हम एग्जाम्पल ही करेंगे, समीकरण ही देखेंगे, इक्वेशन ही देखेंगे और दूसरा कार्य हमारा कुछ नहीं। जैसे मान लीजिए एक और हम लेते हैं, जैसे हमारा ये पहला था, दूसरा हम ले लेते हैं। जैसे क्या हम ले लेते हैं, CaCO3 ले लेते हैं ना, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते हैं। ठीक, CaCO3 प्लस में क्या लेते हैं हम, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कर रहे हैं हम, HCl के साथ ले रहे हैं। ठीक, HCl 2HCl। अब देखिए ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। यहां तक बात समझ में। और ये क्या है, 2HCl, तो अम्ल है ही, क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। जैसे हमने इसमें देखा था, क्या था, सल्फ्यूरिक अम्ल था, सल्फ्यूरिक अम्ल। ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक, अब देखिए इसमें हमें सबसे पहले क्या निकाल लेना है, पानी को निकाल लेना है। पानी को निकालेंगे कैसे, देखिए यहाँ 2H है और एक ऑक्सीजन यहाँ से ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, H2O। H2O को जल ही कहते हैं ना, इतनी तो सबके समझ है कि H2O जल को ही कहते हैं। अब देखिए
यहाँ पर बचा क्या, Ca बचा और एक Cl यहाँ है। तो Ca जब यहाँ है, Ca और Cl यहाँ है, तो ये 2 भी क्लोरीन के साथ ऐड होगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा, अगर सामने लिखा है 2 तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी Cl के पास भी है, तो क्या हो जाएगा CaCl2। Ca यहाँ का है और Cl2 यहाँ से, और बचा क्या, जो यहाँ पर CO है, यहाँ पर CO है, 3 था, एक हाइड्रोजन के साथ चला गया ऑक्सीजन, तो यहाँ 2 ऑक्सीजन बचे। तो उसी 2 ऑक्सीजन को हमने यहाँ पर कार्बन के साथ ऐसे जोड़ दिया। ठीक, ये हो गया आपका जल, ये हो गया आपकी गैस जो निकल रही है, और ये हो गया आपका लवण। यहां तक बात समझ में आई? यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ हमने कैसे, ये सोडियम कार्बोनेट की बात चल रही है, ये अभी सोडियम कार्बोनेट की बात चल रही है। ठीक, इसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट की बात आएगी। ठीक, चलिए मैं सब लोग नोट कर लिए हैं, सब लोग जल्दी से नोट करें, फिर उसके बाद हम देखते हैं और एक एग्जाम्पल, 1-2 एग्जाम्पल और देखते हैं। ठीक, चलिए हटाएं इसे, चलिए ऊपर वाले को हम हटा रहे हैं। ठीक, हम आज सोडियम का क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट है ना, तो एक का देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम दूसरा देखेंगे। ठीक, चलिए अब जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल और है, जैसे सोडियम कार्बोनेट की बात करते हैं हम कि NaCO3, NaCO3 को क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराते हैं। ठीक, तीसरी जो हमारा समीकरण होने वाला है क्या है, हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है ना, NaCO3 को क्या कर रहे हैं हम, किसके साथ, H2SO4, ये अभी हमने अम्ल के साथ करा रहे हैं, अभी क्षार के साथ भी कराएंगे, उसमें सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों आएंगे, लेकिन ये अम्ल की बात हो रही है। अभी तक हमने सल्फ्यूरिक अम्ल की चर्चा की, सल्फ्यूरिक अम्ल की पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात की, इसमें क्षार का कोई जिक्र नहीं है, क्षार को भी हम देखेंगे इसी क्रम में। ठीक, तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारे पास सोडियम क्या है, कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक, और ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक, यहां तक बात समझ में आई? यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत हो, डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक, और अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो आप लाइन कमेंट कर सकते हैं। आप लाइन कमेंट करोगे तो उसमें आपको दूसरे दिन विश्लेषण भी मिल जाएगा। ठीक, क्योंकि लाइव चैट में देख नहीं पाता हूँ, बहुत कम ही देख पाता हूँ, 20 मिनट में एक बार ना, इस बात को आप समझिए। ठीक, तो चलिए जैसे सोडियम कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या करते हैं, जब अभिक्रिया कराते हैं अम्ल के साथ इसको, सोडियम कार्बोनेट को, तो क्या होता है, हमें जल, लवण और CO2 मिलते हैं। हमें पहले इसमें क्या ढूंढना है, इस वाली क्रिया में सबसे पहले हमें जल को ढूंढना है कि जल को निकाल लो, जल को निकाल लो, उसके बाद सारी सीमा, सारी किस्सा खत्म। हमारे पास H2A है और ये एक ऑक्सीजन यहाँ से ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, H2O, ये बनेगा। यहाँ तक बात कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक बात समझ में आई, क्या बनेगा। उसके बाद क्या है, यहाँ पर CO3 था और CO2 बचा, क्योंकि एक ऑक्सीजन H2O को दे दिया, तो यहाँ पर हमारे पास CO2 भी आ गया, CO2 भी मिल गया। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब बचा क्या हमारे पास ये बच गया, ये सोडियम बच गया, और ये जो विलयन था SO4 बच गया ना, सिर्फ दो ही बचे ना, सोडियम बचा और SO4 बचा, जिसे हम क्या कहते हैं, सोडियम और SO4 की अगर हम बात करें, सोडियम और इसकी यहाँ बात करें, क्या बचा हमारे पास, NaSO4, सोडियम सल्फेट, क्या बचा, सोडियम सल्फेट, और सोडियम सल्फेट में यहाँ पर Na2 होगा, कहने का मतलब यहाँ भी सोडियम बाइकार्बोनेट, यहाँ 2 लगा दीजिए। ठीक, ऐसे। अब देखिए सोडियम सल्फेट भी बन गया, जल भी बन गया, और ये तो गैस है ही। ठीक, सोडियम सल्फेट ही क्या है, इसमें लवण है, क्या है, लवण है, जिसे हम साल्ट कहते हैं। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई कि हमने कैसे किया, सोडियम कार्बोनेट था, सोडियम बाइकार्बोनेट के अम्ल के साथ अभिक्रिया सीख रहे थे
किसके साथ अपक्रिया सीख रहे थे? अम्ल के साथ अपक्रिया सीख रहे थे, और उसमें हमने 2-3 एग्जाम्पल भी किए ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जो आज का सेशन था बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इस सेशन में आपको तनिक भी, इतनी सी भी अगर दिक्कत हो, कहीं भी डाउट हो, इस सेशन में कहीं भी डाउट हो, तो आप लोग ऑफलाइन कमेंट जरूर करिएगा। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है, और हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। ठीक, तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, अपने घरों में व्यस्त रहें।